बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक बयान दिया और इस बयान से विवाद हो गया और अब घमासान मचा हुआ है। उदयनिधि ने कथित तौर पर सनातन धर्म को एक बीमारी बताया, इसे खत्म करने की बात कही और उनके बयान पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। स्टालिन का बयान सनातन का अपमान, नफरती बयान पर देश भर में घमासान, इंडिया की चुप्पी पर सवाल, सनातन का अपमान, सियासी घमासान। सनातन धर्म पर एक बयान देकर तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन घिर गए हैं। स्टालिन की पार्टी डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है, लेकिन सभी ने उदयनिधि के इस बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने स्टालिन पर चौतरफा हमला बोला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। आपको बता दें कि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन यहां नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे होते हुए कहा कि कुछ बातों का विरोध जरूरी है और उसे विरोध के जरिए खत्म भी किया जाना चाहिए। सनातन धर्म की बात भी उसमें से एक है जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह खतरनाक है। हमें इससे समय रहते निपटना होगा और सनातन धर्म को मिटाना होगा, क्योंकि ये भी समाज के लिए खतरनाक है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். எல்லாவற்றையும் மாற்ற வேண்டும், எதுவுமே நிலையானது கிடையாது, எல்லாவற்றுக்கும் நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவான இயக்கம் தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும்। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद हालांकि उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन तब तक उनके बयान पर सियासी घमासान मच चुका था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके बयान की घोर निंदा की। सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया पर कहा कि इंडिया अलायंस कांग्रेस और डीएमके के मन में भारत और सनातन के लिए जहर कूट कूट कर भरा हुआ है। औरंगजेब और बाबर जैसे अनेक आक्रांता आए, लेकिन सनातन की धर्म ध्वज सदैव लहराती रही, क्योंकि सनातन इस देश की मिट्टी में है, प्रत्येक भारतीय के दिल में है। जनता ने हमेशा सनातन विरोधियों को धूल चटाई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले ही खत्म होते जाएंगे। ये स्टालिन तमिलनाडु के नेता स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म एक बीमारी है, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो सनातन धर्म को वो ऐसे कहते हैं, तो वो उनकी पार्टी खत्म होती जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने स्टालिन के इस बयान से किनारा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये उदयनिधि स्टालिन के निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस हर धर्म को मानती है। ये तो उनका अपना निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है।
हमारी हर धर्म में हमारी आस्था है, हर धर्म को हम मानते हैं। हम सनातन को भी मानते हैं, हम सिख को भी मानते हैं, हम जैन को भी मानते हैं, हम बौद्ध को भी मानते हैं, हम ईसाईयत को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, सबको सम्मान करते हैं हम लोग। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री भी हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा ने कहा इनकी हकीकत यही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वे इस बयान का समर्थन करते हैं। खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बीजेपी ने सवाल पूछा है। उधर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बहस छिड़ गई है। भागवत ने लोगों से इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द देश के लिए इस्तेमाल करने की अपील की और बीजेपी ने इस बयान का समर्थन किया है। और जबकि कांग्रेस बीजेपी की सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए यह सवाल पूछ रही है कि इंडिया नाम पर आपत्ति क्यों। भागवत के इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है। मोहन भागवत ने लोगों को इंडिया शब्द का उपयोग छोड़ने को कहा है। भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की अपील की है। उन्होंने कहा जो विशेष नाम होते हैं उनका भाषांतर नहीं किया जाता है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमें बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, तो दुनिया में कहीं नहीं करता। मोहन भागवत ने इंडिया नाम पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जाएं, देश का नाम भारत ही रहेगा। किसी को भी समझ नहीं आए कोई चिंता नहीं, जिसको जरूरत है वो समझ लेगा। हमें समझने की जरूरत नहीं, हम बोलने लिखने में भारत का उपयोग करेंगे। जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहें। कांग्रेस ने मोहन भागवत के इस बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब बीजेपी सरकार ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए तो मोहन भागवत तब चुप क्यों थे। ये सवाल आदरणीय भागवत जी को तब उठाना चाहिए था जब स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये कब से हो गया कि कांग्रेस पार्टी या दूसरी दल कोई अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो संघ के लोग इसमें क्यों बीच में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए। कांग्रेस मोहन भागवत के बयान का विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इंडिया की जगह भारत शब्द के उपयोग का समर्थन किया है। बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा भारत नाम पुराना है, इंडिया नाम तो अंग्रेजों के आने के बाद पड़ा और इंडिया से ध्वनित होता है कि हम कभी गुलाम हुए थे। माननीय मोहन भागवत जी ने यदि कहा कि इंडिया की जगह भारत बोलना चाहिए तो वो हमारे यहाँ की शाश्वत आवश्यकता है, संस्कृति और सभ्यता की भी दरकार है। भारत यानी भारत बहुत पुराना नाम है। इंडिया तो बाद में जब अंग्रेज आए हमें गुलाम बनाया तो उससे ये ध्वनित होता है कि हम कभी गुलाम हुए थे। मोहन भागवत इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद किए जाने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को भी लगता है कि भारत अर्थात इंडिया की जगह भारत अर्थात भारत ही होना चाहिए। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, देश के नाम पर बहस जारी है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास
मिचकुरिन गांव से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। नड्डा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। अपने संबोधन में नड्डा ने कांग्रेस पर भी कई हमले किए। चित्रकूट से बीजेपी का चुनावी शंखनाद, चाहिए जनता का आशीर्वाद, मायावी वादों से बचना है, वो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। 23 का संग्राम, 24 पर घमासान। 2023 के चुनावी महासंग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा का शंखनाद किया। जन आशीर्वाद यात्रा का भगवान राम की नगरी चित्रकूट से आगाज हुआ। ये यात्रा 19 दिनों तक 13 जिलों में 2345 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था, आज 20 साल बाद ये कैसा है। इस दौरान बीजेपी के विकास के संकल्प ने कितना परिवर्तन किया, यही बताने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है। नड्डा ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर भी हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी। बीजेपी ने विकास किया तो कांग्रेस ने विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का करप्टनाथ का की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला करने के साथ ही जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। नड्डा ने कहा कि 2023 में दिसंबर में आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताएं और फिर 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद दें। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाएगी, झूठ बोलेगी, लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में जनता ना आए। कांग्रेस सिर्फ कहती है, हम करके दिखाते हैं। कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी, उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं, हम तो करके दे देते हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसा है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार किसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। पूरा प्रदेश त्रस्त है, प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार वोट मांगने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा टूट रही है। शिवराज सिंह चौहान पैनिक मोड में हैं। क्रैकिंग, डिसइंटेग्रेटिंग एंड ब्रेकिंग, ये अंग्रेजी के 3 लफ्ज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। इसलिए आनन फानन में प्रदेश की संपत्ति कर्ज में गिरवी रखकर कुछ भी घोषणा करे जा रहे हैं, जो उन्हें भी मालूम है
कि 2 महीने से ज्यादा वो चला नहीं सकते। बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ 5 यात्राएं निकाल रही है। पहले चरण की यात्रा सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगांवा के पास मिर्चकुरीन गांव से शुरू हुई। पहले अमित शाह और अब जेपी नड्डा ने यहां चुनावी माहौल को चार्ज कर दिया है। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना अहम है। राज्य में सरकार बीजेपी की है, उसे रिटेन करना एक चुनौती है। फिर लोकसभा की 29 में से 28 सीटें भी बीजेपी के ही पास है। 2024 का संग्राम जीतने के लिए मध्य प्रदेश की ये 29 सीटें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने मिशन के लक्ष्यों को पूरा किया। चांद से जुड़ी नई नई जानकारियां जुटाई। चांद के बारे में दुनिया का ज्ञान बढ़ाने के बाद अब प्रज्ञान आराम करने चला गया है, लेकिन भारत का मिशन मून अभी जारी है। मिशन मून के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता बता दी है। मिशन चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। इस मिशन के जरिए भारत ने वो सफलता हासिल की है जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने चांद पर सिर्फ सफल लैंडिंग ही नहीं की है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद से नई नई जानकारियां भी भेजी हैं। चांद पर अपना मिशन पूरा करने के बाद रोवर प्रज्ञान अब आराम करने के लिए चला गया है। इसरो ने इसकी जानकारी दी है और आगे की योजना भी बताई है। रोवर ने पूरा किया अपना मिशन। रोवर की सुरक्षित पार्किंग की गई। अब स्लीप मोड में चला गया है रोवर। APXS और LIBS पेलोड किए गए हैं बंद। उपकरणों के डेटा धरती पर भेजे गए। रोवर की बैटरी फिलहाल पूरी तरह चार्ज है। चांद पर अगले सूर्योदय का इंतजार है। रिसीवर को ऑन रखा गया है। मिशन फिर से शुरू करने की उम्मीद है। तो प्रज्ञान अब अगले सूर्योदय तक चांद पर आराम करेगा, लेकिन इससे पहले प्रज्ञान अपना मिशन पूरा कर चुका है। प्रज्ञान ने चांद पर अब तक क्या क्या जानकारियां जुटाई हैं, आइए आपको बताते हैं। रोवर के जरिए पता चली है कई अहम जानकारियां। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर ऑक्सीजन की पुष्टि हुई। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन का भी पता चला। चांद पर क्रोमियम और टाइटेनियम की भी पुष्टि हुई। मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी जानकारी मिली है। चांद के तापमान से जुड़ी अहम जानकारी भी मिली। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर तेजी से तापमान बदला है। अलग अलग गहराई पर तापमान में भारी अंतर देखने को मिला। चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा। चांद पर 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। चंद्रयान 3 ने मिशन के हर लक्ष्य को पूरा किया है। धरती से चांद तक की यात्रा से लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक इस मिशन ने इतिहास रचा। शिव शक्ति पॉइंट से प्रज्ञान ने चांद पर 100 मीटर की दूरी तय की और चांद से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई। और अब उम्मीद है कि चांद पर एक बार फिर जब सूर्योदय होगा तो रोवर अपने मिशन में फिर से जुट जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भारत के चंद्रदूत की तरह हमेशा चांद पर मौजूद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश मानसून की बेरुखी से परेशान है। प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई और बारिश के लिए लोग टोटके तक आजमाने पर मजबूर हैं। अब क्या है ये टोटके, क्या इससे बारिश होगी? इस रिपोर्ट में देखिए। फूलों की माला पहने गधे की उल्टी सवारी कर रहे ये शख्स रतलाम के पलसोडा गांव के सरपंच हैं।
अब आप सोचेंगे, भला सरपंच जी ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से इन्हें गधे पर बैठाना पड़ा? इन्होंने कोई गलती नहीं की है। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अपनी मर्जी से गधे पर बैठे हैं। बारिश का टोटका है ये। रतलाम में मानसून की बेरुखी के बीच ग्रामीण बारिश के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं। यह गांव की सबसे प्राचीन परंपरा है, जिसमें से बताया जाता है कि अगर गधे पे उल्टा बैठाकर अगर गांव में उनका भ्रमण किया जाता है तो उससे अच्छी बारिश होती है, क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से सूखाग्रस्त है, काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे जो फसलें हैं वो किसानों की काफी खराब हो रही है, जिससे अनेक तरह के टोटके किए जा रहे हैं। बारिश के लिए ये टोटका ग्रामीण सालों से आजमा रखे हैं। इलाके में बीते 1 महीने से बारिश नहीं हुई है और सोयाबीन की आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में बची फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण टोटकों का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर बैठकर घुमाने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर अच्छी बारिश की कामना भी की। किसान सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। गधे का भी एक पुरानी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए गांव के मुखिया को गधे पे बिठाकर गांव का भ्रमण किया गया और अच्छी बारिश हो, इसकी मनोकामनाओं के लिए ये सारे टोटके आजमाए जा रहे हैं। मॉनसून की बेरुखी से सिर्फ रतलाम ही नहीं, पूरा एमपी परेशान है। इस बार प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। 27 जिलों में 20 से 46% तक कम बारिश हुई। कम बारिश से किसान तो परेशान है ही, बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा का इजाफा होने से बिजली की मांग 13,500 मेगावाट पहुंच चुकी है, जबकि बीते साल इस वक्त बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट थी। डैम में पानी नहीं भरने के चलते हाइड्रो पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं। बिजली की आपूर्ति में कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के आदेश दिए गए हैं। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।